मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कर्नाटक के चुनाव परिणाम का सीधा असर दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों कर्नाटक के चुनाव परिणाम के आधार पर अपनी रणनीति बदलने लगी है। कांग्रेस कर्नाटक फॉर्मूले के आधार पर उम्मीदवारों के चयन की तैयारी में है। कांग्रेस ने अपने 70 उम्मीदवारों को चुनाव की तैयारी करने के लिए हरी झंडी दे दी है। इनके नाम जुलाई के अंत या अगस्त के पहले सप्ताह में घोषित हो सकते हैं। ये वो विधायक हैं जिनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट से पार्टी संगठन संतुष्ट है। बाकी सीटों पर फैसला पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के फीडबैक और ऑब्जर्वरों की सर्वे रिपोर्ट के बाद होगा। कांग्रेस का फॉर्मूला 70। कांग्रेस इस बार 3 चरणों में प्रत्याशियों की घोषणा करने की तैयारी में है। पहले चरण में अविवादित 70 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित होंगे। इन 70 नामों में से करीब 60 नाम मौजूदा विधायक के भी हैं। 2018 का चुनाव हारे उन बड़े नेताओं को भी इस सूची में रखा जाएगा। भाजपा से कांग्रेस में आए बड़े नेताओं को भी पहली सूची में जगह मिल सकती है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने नेताओं को चुनावी तैयारियों के निर्देश दे दिए हैं। कांग्रेस के बारे में एक बात कही जाती है कि वो विपक्षी पार्टी से ज्यादा आपस में ही लड़ती है। इस अंतर्कलह से कांग्रेस को चुनावों में भी नुकसान होता है। इसी के चलते पार्टी के कैंडिडेट आखिरी वक्त में उतरते हैं, जिससे उन्हें चुनावी तैयारी का पूरा मौका नहीं मिलता। कांग्रेस को अपनी नई स्ट्रेटेजी से फायदा मिलने की उम्मीद है, तो बीजेपी इस पर तंज कस रही है। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस कोई भी जतन कर ले, वो सत्ता में आने से रही। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी सीनियर नेता हमारे जो प्रदेश के हैं, इस पर गहराई से विचार कर रहे हैं और संभावना है कि अब की इन सीटों पर जल्दी घोषित कर दें, या कि जिनको लड़ाना है उन्हें इशारा कर दें कि आप तैयारी करिए, आपको चुनाव इस बार जीतना है। जब घोषित होते हैं कैंडिडेट, तो कुछ जो सीनियर नेता हैं अपवाद स्वरूप वहाँ छोड़कर बाकी जगह विरोध होने लगता है। तो वो विरोध चुनाव के इन वक्त अगर होता है और चुनाव का समय पोलिंग का कम बचता है, प्रचार का समय कम बचता है, तो उससे थोड़ा नुकसान होता है। वो सूची आज कर दें जारी या 3 माह पहले कर दें, पर भारतीय जनता पार्टी की विजय और प्रदेश में सरकार ये सुनिश्चित है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास नेता है, नीति है, संगठन है और जो कहते हैं उसको करने का मादा है। कर्नाटक की जीत से पूरे देश में कांग्रेस को संजीवनी मिली है। कर्नाटक को मॉडल बनाकर सरकार वहां किए गए सारे प्रयोग दूसरे राज्यों में दोहराने जा रही है। 3 महीने पहले कैंडिडेट उतारना भी इसी रणनीति का हिस्सा है। देखना ये है कि कांग्रेस को इसमें कितनी कामयाबी हासिल होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा फार्मूला 70 में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले देख लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स। 3 महीने पहले उम्मीदवार उतारने के पीछे कांग्रेस की क्या है रणनीति? क्या मध्य प्रदेश में सफल हो पाएगा कर्नाटक का चुनावी फार्मूला? क्या इस बार चुनावी तैयारी में बीजेपी पर भारी पड़ जाएगी कांग्रेस? और चुनाव से काफी पहले कैंडिडेट तय करने से पार्टी को फायदा या नुकसान? तो आज इन्हीं बिंदुओं को लेकर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन जिस तरह से जो चुनावी समर है धीरे धीरे मध्य प्रदेश में बढ़ता जा रहा है और दोनों प्रमुख राजनीतिक दल, चाहे सत्ताधारी दल बीजेपी हो या विपक्ष में बैठी कांग्रेस, अपनी जो तैयारी है उसकी धार को लगातार और तेज करते जा रहे हैं। नए नए फार्मूले, नई नई रणनीति, दावे, वादे, तमाम सारी चीजें अब दिखने लगी हैं। और अब जो चर्चा है, चर्चा इस बात को लेकर है कि कांग्रेस अपने कुछ कैंडिडेट चुनाव के लगभग 3 महीने पहले घोषित कर सकती है। वो ऐसे कैंडिडेट हो गए जिसको लेकर कांग्रेस को ये लगता है कि नहीं, ये असरदार हैं, ये दमदार हैं, इनका अपने अपने क्षेत्रों में जो
जनाधार है वो बेहतर है, और ये सारा कुछ तय होगा सर्वे के आधार पर, या फिर वो ऐसे कैंडिडेट होंगे जो लगातार अलग अलग विधानसभा सीटों से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतते रहे हैं। आज इसी मसले पर, उस फार्मूले पर जिसकी चर्चा इस समय कांग्रेस को लेकर हो रही है, इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर इस डिबेट को, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा साहब हैं। रमेश जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ में है कांग्रेस के युवा नेता, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस अमित शर्मा साहब। अमित जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ में है अभय प्रताप सिंह जी यादव, नेता है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले अमित जी, मैं आपके पास में आता हूं। जिस फार्मूले की बात हो रही है या फिर जिसको लेकर चर्चा है कि कांग्रेस अपने कुछ कैंडिडेट 3 महीने पहले घोषित कर सकती है, क्या ये सही है या इस तरह की रणनीति कांग्रेस बनाने जा रही है जिसकी चर्चा है? देखिए राजेश जी, निश्चित तौर पे चुनाव में हर सीट का एक अपना महत्व होता है। और कमलनाथ जी, मैं आपको इस बात से शुरुआत करूं कि कमलनाथ जी जब से 2018 से लगातार इन चीज़ों को देख रहे हैं, तो उन्होंने संगठन की क्षमता, संगठन में कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्णता और हर व्यक्ति की, कार्यकर्ता की हिस्सेदारी पर ध्यान दिया है। उन्होंने मंडल, सेक्टर, ब्लॉक स्तर से लेकर बूथ स्तर तक कमेटियों पर भी वहां पर एक एक चीज़ पर मॉनिटरिंग की व्यवस्था करी है। निश्चित तौर पे इसमें निसंदेह कोई दो मत नहीं है कि कांग्रेस का संगठन आज बूथ और ब्लॉक स्तर पर जितना मजबूत है, शायद हम भारतीय जनता पार्टी के बराबर की टक्कर पर होंगे। मैं आज जो कमलनाथ जी ने कहा कि हम 75 सीटों पर दिग्विजय सिंह जी की जिम्मेदारी दी थी, कि कहां पर जो पहले सीटें हारे थे उन सीटों पर लगातार हम जो सीटें हारते जा रहे हैं, उन सीटों को अलग से आइडेंटिफाई कर कमलनाथ जी ने अपनी खुद की मॉनिटरिंग, सर्वे, प्रभारियों की रिपोर्ट, जिला कांग्रेस कमेटी का कार्य, तमाम चीजों के मापदंड को वो मूल्यांकन कर रहे हैं। और बारीकी से इस बात पर देखा जा रहा है कि नीचे का ग्राउंड लेवल पर जो मंडल का कार्यकर्ता है, हमारा जो सेक्टर का प्रमुख है, वो बूथ का प्रमुख है, वो क्या सोच रहा है और जनता किन मुद्दों पर आधारित है और जनता के क्या मुद्दे हैं, इन सब बातों को कैसे उन सीटों को जीता जाए, इसकी एक रूपरेखा तैयार की कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि कर्नाटक में इस तरह की एक्सरसाइज कांग्रेस ने की थी और उसका फायदा, या तो फिर सीधे कह दिया गया था कि आप तैयारी रखिए, या फिर इशारे में कह दिया गया था कि आपका टिकट फाइनल है। क्या उस कर्नाटक फार्मूले का जिस तरह से जिक्र हो रहा है, कि क्या उसी के तहत ऐसी चीजें एमपी में कांग्रेस करेगी? देखिए, निश्चित तौर पे कमलनाथ जी जो हमारे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं, एक बड़ा अनुभव है। और रही बात के कर्नाटक की, तो कोई भी राजनीतिक संगठन हो और या कांग्रेस हो, निश्चित तौर पे हम किसी भी चीज से नित्य प्रतिदिन कोई चीज सीखते हैं। और कर्नाटक में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे ध्रुवीकरण का मामला हो, चाहे वहां के भ्रष्टाचार का मामला हो, किस तरीके से बूथ स्तर तक उनकी राजनीति को और उनकी नीतियों को उजागर कर जनता तक पहुंचाने का काम करा। निश्चित ही इस तरह से कई फॉर्मूले हमें कर्नाटक के जो अच्छी चीजें थी उसको मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी लेकर आएंगे, और जिससे हम मध्य प्रदेश के उन चीजों को, उन सीटों को भारी बहुमतों से जीत सके। कई फार्मूले जिस तरह से अमित जी कह रहे हैं कि कई फार्मूले, बिल्कुल कई फार्मूलों की चर्चा भी इस चुनाव में है। पहले से पहले बात होती थी कि गुजरात का जो फार्मूला रहा है, जो ऐतिहासिक जीत गुजरात में बीजेपी को मिली है, उसका भी असर मध्य प्रदेश में दिखाई देगा। और अब जब कर्नाटक में कांग्रेस को एक बेहतर जीत वहां पर मिली है, तो उसका इफेक्ट और इम्पैक्ट की चर्चा मध्य प्रदेश में भी है। हमारे साथ में अभय प्रताप सिंह जी हैं। अभय जी, जिस तरह से कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं और ऐसी सीटों की बात कर रहे हैं कि जहां लगता है कांग्रेस को कि नहीं, यहां पर पहले ही टिकट घोषित कर देना चाहिए, बीजेपी किस फार्मूले पर जाएगी? क्या बीजेपी भी कुछ इस तरह की एक्सरसाइज करेगी, या फिर जिस गुजरात मॉडल की हम बात करते हैं उसके इर्द गिर्द चुनावी जो समर है उसमें बीजेपी दिखेगी? देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत जितना पिछली बार था, वोट प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं आया है। जेडीएस का वोट प्रतिशत कम हुआ है, जिसका फायदा कांग्रेस को कर्नाटक में हुआ। यहां आपने भी जिक्र किया गुजरात का। गुजरात में हम 2/3 मेजोरिटी से 156 सीटें हम लोगों ने वहां हासिल की। अभी हाल में ही आपने उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय के परिणाम देखे, 17 की 17 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी की थी।
तो मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से गुजरात में हम 7वीं बार हमने सरकार बनाई, वो बॉर्डर से लगा हुआ प्रदेश है, उत्तर प्रदेश बॉर्डर से लगा हुआ प्रदेश है, तो इससे आपको अंदाज लग सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता जनता के बीच उनके विकास कार्यों को लेकर यथावत बनी हुई है। और जो हमारा आने वाला जो टिकटॉक के बारे में जो आपने पूछा है, तो निश्चित तौर पर ही हमारा नेतृत्व, हर राजनीतिक दल अपनी तैयारी करता है और अपने बेहतर से बेहतर चेहरे को भेजता है चुनाव के समर में। तो हमारे दल भी निश्चित तौर पर पूरा नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व और राजनीतिक मिलकर इस पर अपना तैयारी कर रहे होंगे। क्या क्या अभय जी, जिस तरह से हम सर्वे की बात कर रहे हैं, कांग्रेस अलग अलग स्तरों पे कांग्रेस भी सर्वे करा रही है, भारतीय जनता पार्टी की भी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी अलग अलग स्तरों पर सर्वे करा रही है। क्या सर्वे में जिस तरह से लगता है कि नहीं, इस कैंडिडेट की सर्वे में जो रिपोर्ट है बेहतर है, उनको क्या इंडिकेट किया जाएगा पहले से कि नहीं, आप भले सीधे तौर पर ना करें लेकिन अंदर खाने से बता दिया जाएगा कि आप तैयारी रखिए, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर नजर आ रही है सर्वे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है और उसके लिए हमारी केंद्रीय चुनाव समिति, राज्य की चुनाव समिति सभी बातों पर विचार करती है, सभी पक्षों को सुनती है, उसके बाद जो है संबंधित कैंडिडेटों की घोषणा की जाती है। तो एक पूरी प्रक्रिया बनी हुई है और निश्चित तौर पर जहां ये समिति हमारी जब इस बात पर तय कर लेंगे तो कैंडिडेट। चलिए, मैं दोबारा आपके पास में आऊंगा। रमेश शर्मा साहब हमारे साथ में हैं। रमेश जी, जिस फार्मूले की बात कांग्रेस को लेकर हो रही है, क्या ये उसका असर है जिसकी बात मैं पहले कर रहा था? कर्नाटक के बाद कुछ इसी तरह की एक्सरसाइज कहीं ना कहीं निकाय चुनाव में भी कांग्रेस ने की थी, और क्या ऐसा पॉसिबल है कि 3 महीने पहले कांग्रेस अपने कैंडिडेट घोषित कर दे या फिर उनको इंडिकेट कर दे, उनको इशारा दे दे कि नहीं आप तैयारी रखिए? देखिए, निश्चित रूप से ये संभव है राजेश जी, और ये रणनीति किसी भी राजनीतिक दल की ये पहली नहीं है। कांग्रेस और भाजपा दोनों इस रणनीति पर काम कर चुके हैं। मोटे तौर पर कहीं ना कहीं एक जो खास ग्रुप होता है किसी भी पार्टी का, भाजपा का हो या कांग्रेस का हो, तो वो 2 तरह की सूचियां बनाता है। एक तो उसमें 1/3 वो लोग होते हैं जिनका चुनाव लड़ना लगभग तय होता है, उनको ये ठीक है कि सीट जो है ए के बजाय बी दे दें, बी के बजाय टी दे दें। आमतौर पर ऐसे चेहरे कम से कम 3 सीटों पर सक्रिय रहते हैं विधानसभा में, और दूसरे उस बात पर जोर देते हैं कि विधानसभा के किन सीटों पर हमें ज़्यादा जोर देना है। मैं जैसे उदाहरण के लिए बताऊं आपको, जैसे भाजपा का ही उदाहरण के लिए बताऊं, ये तय रहता था कि सुंदरलाल पटवा जी को चुनाव लड़ना है, कैलाश जी जोशी को चुनाव लड़ना है, बाबूलाल जी गौर को चुनाव लड़ना है, लक्ष्मण जी शर्मा को चुनाव लड़ना है। तो ये इसी तरीके से कांग्रेस में आप देखेंगे कि अर्जुन सिंह जी को चुनाव लड़ना है, श्यामाचरण जी को चुनाव लड़ना है, सेठी जी को चुनाव लड़ना है, महेश जोशी जी को चुनाव लड़ना है। तो कुल मिलाकर के ये सारा का सारा ये लगभग तय रहता था। इसी तरीके से सीटों पर अगर आप देखें कि जनसंघ के समय से भाजपा मालवा पर ज़्यादा जोर देती रही, कांग्रेस महाकौशल पर ज़्यादा जोर देती रही। उसका कारण यह है कि संघ का कार्य, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का काम मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मालवा से शुरू हुआ। वो 1935-36 से संघ का काम शुरू हुआ। 1940 के वर्ग किया हुआ था सुंदरलाल जी पटवा ने, और अडवाणी जी और सुंदरलाल जी पटवा एक वर्ग के स्वयंसेवक रहे हैं, अहमदाबाद वर्ग में दोनों ने साथ प्रशिक्षण लिया है। और अगर स्वतंत्रता संग्राम को देखेंगे तो वो महाकौशल में सबसे ज़्यादा तेज रहा है। 1942 में महाकौशल में कम से कम 6-8 स्थानों पर गोली चली, सिवनी में गोली चली, जबलपुर में गोली चली। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस महाकौशल पर ज़्यादा फोकस करती थी, जनसंघ और भाजपा मालवा में ज़्यादा फोकस करती थी, और इसी तरीके से व्यक्तियों को भी कह दिया जाता था कि आपको चुनाव लड़ना है। तो मैं समझता हूं अगर 70 का जो फिगर आ रहा है, हो सकता है 1-2 कम हो, इसमें 1-2 ज़्यादा हो, क्योंकि ऐसे नेता भाजपा को भी चाहिए कि जो अपनी सीट पर काम करके आसपास की सीट पर प्रभाव डालें। इसलिए 3 महीने तो छोड़ दीजिए, 6-6 महीने पहले कई वक्त संकेत कर दिया जाता है कि आपको चुनाव लड़ना है, लेकिन इन 3 सीट पर आप ध्यान रखना। लेकिन सर जिस तरह की बदली हुई परिस्थितियां हैं, और अब चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ठीक है, आप जिस तरह की चीज़ें कह रहे हैं, एक समय था कि मान लीजिए गोविंदपुरा सीट से बाबूलाल गौर वहाँ से लड़ते हैं, माना जाता था नहीं अभी ये चुनाव यही लड़ेंगे। ऐसे तमाम सारे नाम बीजेपी में रहे हैं, कांग्रेस में रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह की स्थितियाँ परिस्थितियाँ दोनों के लिए हैं, क्या इतना आसान होगा ये कि पहले से कैंडिडेट घोषित कर जाए? और 3 महीने का या 4 महीने का वक्त है, ऐसे में तमाम सब तरह की चीज़ें, नाराज़गी, दावेदारी, अलग अलग फैक्टर जो चल रहे हैं, कितना ये आसान होगा करना ऐसा? देखिए, मुझे जो लग रहा है, ये मेरा अनुमान है कि ये जो 70 का फिगर आ रहा है, तो 70 एकदम अनाउंस तो नहीं होंगे, लेकिन कहीं
नहीं, इसमें से 20-25 अनाउंस भी हो सकते हैं, लेकिन 50-60 लोगों को ये बिल्कुल संकेत कर दिया जाएगा कि आपको चुनाव लड़ना है, आपको फला जगह से या इन 2 सीटों में से 3 सीटों में से आपको एक जगह चुनाव लड़ना और आपको इस जिले में आपको ध्यान रख करके चलना है। ये जरूर होगा। और इस रणनीति का एक लाभ उनको उसका कारण ये है कि इस समय चुनाव के समय दोनों ही पार्टियों में, किसी में कम हो सकता है, किसी में ज्यादा हो सकता है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी पे जाने का जो सिलसिला चला हुआ है, तो पहले से अगर उम्मीदवार घोषित किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं उन सारे लोगों के घर जाकर के मान मनोबल करके या किसी तरीके से बात करके जिनकी नाराजी हो सकती है, और नाराजी भी 3 प्रकार की, पार्टी छोड़ के जाने की भी हो सकती है, चुपचाप घर बैठ करके भी हो सकती है, भीतरघात की भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इस पर अंकुश लग सके, इसलिए ये रणनीति के लिए बहुत दोनों पार्टियां इस पर काम करती हैं। अमित जी बिल्कुल ये बात जिस तरह से रमेश जी कह रहे हैं, यही स्ट्रेटेजी की ठीक है, 3-4 महीने पहले घोषित कर दें, और अगर किस किस की नाराजगी है इसको भी जांच लिया जाए, परख लिया जाए, मनाने की कोशिश कर ली जाए। अगर मान जाते हैं और ठीक है, नहीं तो जिस तरह से कहते हैं कांग्रेस के आपके पीसीसी चीफ कमलनाथ भी कहते हैं कि जो वास्तविक कांग्रेसी हैं वो रहें, या फिर जिनको कई बार इशारा भी दे दिया गया, ये रणनीति है। देखिए राजेश भाई, हमेशा हर राजनीतिक दल का कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि निश्चित तौर पे जो निश्चित होता है कि इसको ही चुनाव लड़ाना है, लेकिन ये शायद मेरा ये यहाँ पर बैठ के ये कहना कि नहीं निश्चित तौर पे 3 महीने पहले कांग्रेस कैंडिडेटों को या लिस्ट डिक्लेयर कर देगी, मेरा ये कहना शायद बहुत जल्दबाजी होगा। ये चूंकि कांग्रेस का नेतृत्व अगर इन बातों को कहेगा तो शायद ज्यादा ठीक रहेगा। हम तो इतना जानते हैं कि चर्चा में तो शुमार कर सकते हैं, जिस तरह की चर्चा है। बिल्कुल चर्चा, देखिए हर चूंकि चुनाव में अब समय नहीं है। मैं अगर मोटे तौर पर आपको राजेश भाई बताऊं कि चुनाव में 100 दिन के अंदर अब दिन बचे हैं, लगातार आप महीनों में देखें तो ऐसा लगता है कि 5-6 महीने बचे, लेकिन 100 दिन के अंदर हम चुनाव की बेड़ा पर खड़े हो जाएंगे। आज चुनाव आ गया है, लगातार अब हर चीज पर बूथ, मंडल, सेक्टर, हर राजनीतिक दल, कांग्रेस भी पूरे संगठन को टटोलना, बूथों पर जाना, कई सारी चीजों पर मुद्दे आधारित बात करना, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, और सरकार जो लगातार 20 वर्षों से काम कर रही है, लगातार तो शिवराज का चेहरा है जो कम से कम 35,000 से ऊपर की घोषणाएं, और जो जनता को लाभ मिला कि नहीं, इन सारी बातों को लेकर हम जनता के बीच लगातार पिछले 4 वर्षों से जा रहे हैं। और अपने संगठन स्तर पर गांव-गांव, घर-घर, हमारा घर-घर चलो अभियान था, हमने बहुत सारी चीजें, और सफल अभियान रहा। उन सारी बातों को कमलनाथ जी ने जो कहा कि इनको बूथ के स्तर पर कार्यकर्ताओं को जाना चाहिए, हम बूथ के स्तर पर गए, तो आज स्थिति यह है कि कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी में घबराहट है। अभी यादव जी मेरे कह रहे थे, अपना मन बहलाने के लिए बात कर रहे थे कि पड़ोसी राज्य में 17 के 17 सीटें आ गई। अरे इस राज्य में भी नगर निगम के चुनाव हुए थे, इस राज्य में भी आपकी जितनी नगर निगम महापौर थे वो 5 महापौर कांग्रेस के खाते में थे। इसलिए अपने राज्यों की बात करें, पड़ोस के राज्य की बात करेंगे तो फिर छत्तीसगढ़ में अलग मामला है, राजस्थान में अलग मामला है, आज उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हो तो आज की परिस्थितियों के अलग मामले। लेकिन मध्य प्रदेश में जो आज मामला है, मध्य प्रदेश में जो जनता के मुद्दे हैं, और जो कहीं ना कहीं जनता बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और तमाम झूठी घोषणाओं से जो गुजर रही है, आज इस पर जनता सोच विचार कर रही है, और लगातार एक चेहरा देख देख कर बोर हो गई है, वही घोषणाएं सुन सुनकर बोर हो गई हैं। इसीलिए जनता बदलाव चाह रही है, और बदलाव तो जनता ने 18 में भी किया था, लेकिन मैं देखना आप कर्नाटक के परिणाम ही नहीं, कर्नाटक के परिणाम से ऊपर सीटें मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में आएंगी। अभय जी, जिस तरह से हम जिसका जिक्र आज कर रहे हैं, जो हमारा आज का एजेंडा है, अगर हम इसके पहले की भी बात करें, चाहे 1000 देने की बात लाडली बहना में आपकी सरकार ने की, फिर इसके बाद अगर कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने 1500 रुपये अनाउंस कर दिए, 500 रुपये में गैस सिलेंडर कर दिया, बिजली कर दिया, और अब जिस तरह से जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं एजेंडे में कि 70 सीट लगभग जिसकी चर्चा है, कोई पुख्ता प्रमाण के साथ ये बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन चर्चा पर ही आधारित आज की ये डिबेट है, आज का ये एजेंडा है कि हम 70 सीट लगभग कांग्रेस घोषित कर सकती है। ऐसे में इसमें भी कहीं ना कहीं, क्योंकि चुनाव में तमाम सारी चीजें मेंशन होती हैं, ऐसे में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी से आगे नजर नहीं आती है आपको निकलती हुई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जमीन पर यथार्थ काम किए हैं, इसलिए आपने देखा होगा ये अब झूठ परोसने लगे हैं कि हम 1000 अगर भारतीय जनता पार्टी दे रही तो हम 1500 देंगे। सारी ये इनकी झूठी बातें, जो वचन पत्र लाते हैं, ये भी इनकी घोषणाएं हैं। क्या पूरी करी थी इन्होंने? बैठे तो है, अमित जी बता दें,
कितना बेरोजगारों को इन्होंने बेरोजगारी भत्ता दे दिया था, पूरा एक फाइनेंशियल ईयर मिला था आपको, आपने बजट पेश किया था, आपने किसानों को बोनस दे दिया था। तो ये तो इन्होंने झूठ का पुलंदा अभी भी रखेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 30,000 किलोमीटर इनकी सड़कें हुआ करती थी, आज 4 लाख किलोमीटर से ज्यादा है। 2800 मेगावाट इनके यहाँ बिजली बनती थी, आज 28,000 मेगावाट बिजली सरप्लस में हम है। आज हम सोलर प्लांट हमने एशिया का सबसे बड़ा रीवा में डाला हुआ है, दिल्ली की मेट्रो को हम बिजली दे रहे हैं। आज हाईवे पे चले जाइए, चारों तरफ चले जाइए, जिन गरीबों को ये कभी मकान नहीं दे पाए, इक्का दुक्का दे पाए, प्रधानमंत्री आवास में 38 लाख से ज्यादा आवास दे दिए गए हैं। आयुष्मान 2.5 करोड़ से ज्यादा 5 लाख हर वर्ष के हिसाब से इलाज हुआ है। तो उज्ज्वला योजना हो, आपकी लाडली बहना में जो भारतीय जनता पार्टी ने 1 करोड़ से ज्यादा बहनें उसमें जो है पंजीकृत हुई है। आपका जो है लाडली लक्ष्मी के माध्यम से जो है सेक्स रेशियो बढ़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाओं का तो यथार्थ लाभ हुआ है और उसका लाभ जनता ने देखा है। और ये चूंकि अब उसको काट करने के लिए झूठ परोस रहे, लेकिन जनता ने दिन का भी कार्यकाल देख लिया था 15 महीने का, और भारतीय जनता पार्टी को भी देख रही है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करेगी। ये भी जो अभी अब गुजरात और इसको ये इन्होंने कोड किया, तो गुजरात में 77 सीटों पर से 17 पे ला गए थे, और 2018 में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत इनसे ज्यादा आया था मध्य प्रदेश में, और सीटें भले इनकी 5 सीटें ज्यादा आई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत ज्यादा था मध्य प्रदेश में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद जो उपचुनाव हुए उसमें जनता ने पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया। इनके 15 महीने के शासन पर मोहर नहीं लगाई जनता ने, भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। इसलिए आने वाले समय में भी जनता का आशीर्वाद। चलिए अमित जी कुछ कह रहे हैं, उनकी बात ले लेता हूँ जी। राजेश जी, मैं यादव जी को याद दिलाना चाहता हूं कि जिस आज मेट्रो की बात कर रहे थे, यही भोपाल शहर के इस स्टूडियो के 4 कदम पर दूर कमलनाथ जी ने इस मेट्रो रेल का उद्घाटन करा था इंदौर और भोपाल के अंदर, जिसकी तैयारियों का आज पिटारा ये लोग बात कर रहे हैं। आज अगर जिस उज्जैन की नगरी, महाकाल की नगरी की अगर बात करें, तो उस 300 करोड़ को बजट में आधारित कर भूमि पूजन अगर किसी ने जीर्णोद्धार के लिए महाकाल के आशीर्वाद से अगर उज्जैन नगरी को विस्तृत करने की बात किसी ने करी थी, बात नहीं भूमि पूजन करा था और 300 करोड़ आधारित करने की बात करी थी। आज अगर इनकी बात करें तो एनसीईआरटी की रिपोर्ट उठा लीजिए, मैं कामों की बात नहीं करूंगा। आज आप देख लीजिए महिला अत्याचार में हम मध्य प्रदेश नंबर बने 20 वर्षों में। आज बेरोजगारी में देख लीजिए कितने लोग बेरोजगारी की दर पर खड़े। आज अगर इस बात की रोजगार की चिंता ये लोग कर रहे हैं, तो कितने लोग इनकी पीएससी से लेकर कितने एग्जाम आज वो डेट से लेकर आज तक जिनकी लेटर नहीं मिले और वो एग्जाम कहीं ना कहीं डिले होने के नाते लोग ओवर एज हो गए। तो मैं कहता हूं कि टीवी चैनल के माध्यम से इस तरह की बातें हमेशा शिवराज जी की तरह हर कार्यकर्ता अगर घोषणा की बात करेगा, अब जनता एक आस करती है कि उसको कुछ मिले। आप कुछ कहना चाहेंगे, फिर मैं रमेश जी के पास में आता हूं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि अगस्त तक हम 1 लाख रोजगार दे चुके होंगे, हमारे 1 लाख का लक्ष्य पूर्ण। भोपाल के पास के मंडीदीप की फैक्ट्री यादव जी बंद हो गई, पीथमपुर की कई फैक्ट्रियां बंद हो गई, मध्य प्रदेश के व्यवसायिक केंद्र लगातार बद से बदतर हो रहे हैं, सारे कहां से रोजगार देंगे? चलिए वक्त कम है, मैं रमेश जी से एक छोटा सा कमेंट ले लेता हूँ। चलिए अमित जी एक छोटा सा कमेंट रमेश शर्मा साहब से लेना चाहूंगा। रमेश जी, जिस तरह से हम फार्मूले की बात कर रहे हैं इस बार, चलिए अमित जी एक छोटा, वक्त की कमी है, चूंकि वक्त की कमी है। अभय जी वक्त की कमी में रमेश जी से एक छोटा सा कमेंट ले लूं, एक छोटा सा कमेंट। अमित जी प्लीज, चलिए रमेश शर्मा साहब, जिस तरह से हम फार्मूले की बात कर रहे हैं, क्या इस बार का जो चुनाव है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कई तरह के फार्मूले, एक नई स्ट्रेटजी जो एमपी में पहले नहीं दिखी इलेक्शन में विधानसभा के, इस बार दिखेगी? निश्चित रूप से ये बिल्कुल राजेश जी आपने ये कहा, दोनों ही दल कुछ ना कुछ नया लेकर के आएंगे, नई घोषणाएं कुछ हो सकती हैं, नए नारे किसी हो सकते हैं। और दूसरा एक सबसे बड़ी बात जो मुझे आशंका दिख रही है कि कहीं ना कहीं शब्दावली में गिरावट भी पिछले चुनावों की तुलना में इस बार हमको देखने को ज्यादा मिलेगी। और बहुत संभव है कि शब्दावली की गिरावट के साथ छुटपुट घटनाएं निचले स्तर के कार्यकर्ताओं के बीच में थोड़ी बहुत टकराहट सी भी हो सकती है। ये चुनाव पिछले तमाम चुनावों की तुलना में बहुत तीखा, तेज, पैना और धारदार होने वाला है। उसका कारण यह है कि दोनों ही पार्टियां इस बार प्रतिष्ठा का प्रश्न बना करके चुनाव मैदान में सामने हैं। चलिए, दोनों ही पार्टियों के साथ तमाम अन्य फैक्टर भी है, कई दल भी जोर आजमाइश करेंगे, लेकिन जिस तरह से रमेश जी कह रहे हैं या जिस तरह की चर्चा है, तमाम फार्मूले,
तमाम मॉडल इस चुनाव में दिखेंगे, क्योंकि इस बार की जो चुनावी लड़ाई है मध्य प्रदेश की, वो अपने आप में खास होगी, अहम होगी, और यही कारण कि दोनों प्रमुख राजनीतिक दल उसी गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तीनों मेहमानों का यहाँ मैं धन्यवाद करूँगा, शुक्रिया करूँगा। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए कांग्रेस के फार्मूला 70 की, उसकी चर्चा है। अब देखना होगा क्या वाकई कांग्रेस 3 महीने पहले अपने 70 या उससे अधिक या उससे कुछ कैंडिडेट पहले घोषित कर सकती है। IND एजेंडा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।